हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और या निरक्षीय अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूले थे या कितनी होगी ये हमने ड्राइव किया था। और उसमें हमने देखा था कि जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीव्रता निकालते हैं तो जो वो तीव्रता होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के, यानी कि आर क्यूब यानी कि दूरी बढ़ने पर घटती है और क्यूब के अनुसार घटती है। अगर एक बिंदु आवेश की बात करें एक पॉइंट चार्ज के कारण वो 1/r² था, यानी कि इसमें स्क्वायर की पावर के साथ घटेगी और इसमें क्यूब क्या घटेगी, यानी कि इसका मतलब है कि इस समय ये तेजी के साथ घटती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा या उस पर क्या बल लगेगा या आघूर्ण लगेगा, वो सब हम देखेंगे। तो फिलहाल मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र E है और एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव। हम जानते हैं कि दो चार्ज r डिस्टेंस पर जब कुछ डिस्टेंस पर, जिसका नाम हमने 2a दिया था, जनरली रखे होते हैं दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, पर परिमाण में समान होने चाहिए। तो इस सिस्टम को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो और इसे हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र में इस क्षेत्र के साथ मान लो ये थीटा एंगल पर रखा है। और जो E है, E जो है वो एक समान है। तो और एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो ये द्विध्रुव है इसका जो आघूर्ण है वो अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि अब अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं एक अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। अब यहां जो वर्ड आया है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण कहने का मतलब यह है कि जो इसका P है, चूंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन यहां हम वैद्युत क्षेत्र जो अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण है, अस्थाई द्विध्रुव कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसे हम क्या बोलते थे, P। और P इक्वल टू क्या हुआ करता था, Q इंटू 2a और P कैप। तो जो ये P है ये E से स्वतंत्र है, E से स्वतंत्र, मतलब P जो है इस E से स्वतंत्र है, यानी कि E के कारण P चेंज नहीं होता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके द्विध्रुव आघूर्ण पर इस E का प्रभाव पड़ता है। तो फिलहाल हम जो लेके चल रहे हैं वो एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण को लेके चल रहे हैं और एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में है, चूंकि हम जानते हैं
पॉजिटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। इसका नाम हम देते हैं क्यू ए, चूंकि आपको पता ही है एफ इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये चार्ज लगेगा और इस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये जो चार्ज लगेगा ये लगेगा माइनस क्यू ई। अब ये फोर्स और ये फोर्स एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे अर्थात ये इसे इधर खींचने का प्रयास करेगा और ये इसे इधर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन ये इक्वल है। तो द्विध्रुव पर नेट फोर्स यानी कि कुल बल शून्य होगा, परंतु चलो देख लेते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, लाइट चली गई है। नेट फोर्स शून्य होगा, परंतु इसमें कुछ आघूर्ण होगा, और वो आघूर्ण होगा, और आघूर्ण जो होगा उसका परिमाण टॉ। एक बल और इनके बीच की डिस्टेंस के लंबवत दूरी के, अर्थात टॉ जो होगा बल का परिमाण गुणा इन बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कह सकते हैं, दूरी। अब अगर यहां ध्यान दें, ये अलग से निकाल देते हैं हम, लंबवत दूरी ये इस फोर्स की, चूंकि ये थीटा एंगल पर रखा है तो यहां से हमें आसानी से साइन थीटा लगा के ये जो डिस्टेंस होगी ये 2a साइन थीटा, तो टॉ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अभी मैं ये परिमाण में लिख रहा हूं, तो टॉ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a और ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो क्यू इंटू 2a पी, इसका आघूर्ण, तो टॉ आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अर्थात जब कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो शून्य होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स, लेकिन उसमें कुछ आघूर्ण होता है और वो ये होता है। अगर इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो टॉ जो होगा P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये हम सदिश फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है अगर विद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे रखा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, तो टॉ जो होगा मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, मिनिमम,
मिनिमम होगा, और वो क्या होगा, साइन, अगर साइन 0 होगा तो 0, अर्थात जब इसे द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ में रखते हैं तो उस पर कोई जो टॉ होगा वो शून्य होगा, यानी कि कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, और नेट फोर्स तो पहले से ही 0 था। अब अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो टॉ मैक्स होगा, और वो कितना होगा, पी ई, क्योंकि साइन 90 1 होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी कि अगर ये विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के साथ रखा है तो उस पर अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। तो ये था एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर। अब इसके बाद अगर हम यही विद्युत क्षेत्र अगर एक समान न हो, अगर मान लो ये चार्ज है, मान लेते हैं हम ये विद्युत द्विध्रुव है, क्यू और ये क्यू और ये प्लस क्यू, और विद्युत क्षेत्र मान लो इधर लगाया हुआ है, यानी कि बढ़ता हुआ विद्युत क्षेत्र है, असमान, एक समान नहीं है, असमान है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। तो हम अगर देखें तो जो इस पर चार्ज लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, मान लो इसका नाम, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ अलग है, तो दोनों का नाम अलग अलग देते हैं, E2 दे देते हैं चलो, और इसका नाम जो विपरीत दिशा में लगेगा इसके QE1। यहाँ चूंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि बढ़ते क्रम में है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो होगा इसमें नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा QE2 माइनस QE1, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्योंकि हम इस विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0 और टॉ इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम इसके सिंपल केस पढ़ रहे हैं, कौन सा, जब असमान में रख रहे हैं और द्विध्रुव को सिंपल केस, यानी कि थीटा टॉ नॉट इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा अगर 0 या 180 है। तो कहने का मतलब अगर थीटा और टॉ इज इक्वल टू कुछ टॉ आ जाएगा इसमें, नॉट इज इक्वल टू 0 होगा जब थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 या 180 है। कहने का मतलब ये है, अगर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 है, इस केस की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा अब असमान क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो एक फोर्स इस पर इधर लगेगा क्यों पर, और ये इस पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपने बढ़ते हुए क्रम बढ़ता हुआ लगाया गया है, यानी कि इधर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो इस पर नेट फोर्स लगेगा, जबकि यहाँ नेट फोर्स क्या था, 0, लेकिन यहाँ नेट फोर्स आ जाता है। अर्थात जब कोई विद्युत द्विध्रुव उसमें जब कोई विद्युत द्विध्रुव अगर किसी असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक नेट फोर्स आ जाता है, और तब उस पर अगर वो 180 के साथ है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में है बिल्कुल, तो टॉ 0 है, और अगर इसके अलावा किसी और उसमें है तो इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, नेट फोर्स भी आ गया, इस केस में ये भी आया। अगर थीटा 0 या 180 है तो टॉ 0 है, और यानी कि यहाँ पर इसके लिए दूसरी ये भी लिख देता हूँ दोनों के लिए, इसमें क्या हो जाता है, एफ नेट भी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कुछ इन दोनों केस में ऐसे लिख देते हैं, इन दोनों केस में अगर ऐसा है तो इन दोनों में टॉ भी है और एफ नेट भी, यानी कि एक द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। अब इसे बताने का क्या मतलब था, असमान विद्युत क्षेत्र को, एक क्वेश्चन है कि अगर हम बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि अगर बालों पर कंघी को रगड़ें तो कंघी छोटे छोटे
कागज के टुकड़े या उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देती है। बहुत पहले से करते आ रहे हैं एग्जाम्पल हम। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए, कागज के टुकड़ों पर चार्ज क्या है, Q1 मान लेते हैं 0 है, और कंघी पर हमारा Q2 जो चार्ज है वो Q2 है। अगर Q1 0 है और Q2 है तो F कितना होगा कूलाम के नियम से? कूलाम का नियम तो सीधा सीधा कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये 0 हो गया तो पूरा फोर्स F क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वहां तो फोर्स लग रहा है कागज के टुकड़ों पर, तो उसका रीजन हम यहां से समझ सकते हैं। क्या है, जब हम कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी पर असमान विद्युत क्षेत्र आ जाता है, और जब वो असमान विद्युत क्षेत्र वाली कंघी कागज के पास जाती है तो कागज में एक टॉ उत्पन्न कर देती है, विद्युत आघूर्ण। और जब विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उस कारण से उसमें एक नेट फोर्स आ जाता है, और नेट फोर्स की वजह से वो क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इस बात को आसानी से समझा सकता है, तो कि वो कागज के टुकड़े कंघी द्वारा कैसे आकर्षित हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि कंघी असमान क्षेत्र है, और कंघी के क्षेत्र के कारण, असमान क्षेत्र के कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि नेट फोर्स आ जाता है। हम इतना कह सकते हैं कि उसमें एक नेट फोर्स आ जाता है असमान के कारण, जबकि समान विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता था, नेट फोर्स 0 था। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझा जा सकता है। हालांकि जब हम क्या बोलते हैं विद्युत रोधी या कुचालक के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें भी इस बात को हम समझाएंगे, सेकंड चैप्टर में है। तो फिलहाल आप इस आर्टिकल को करें, और जो इसमें ये क्वेश्चन बताया गया है आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।